तो हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आज हम सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर की अगर मैं बात कहूं तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक काइंड ऑफ व्यू, बिकॉज ये जो चैप्टर है इसके जो बेसिक्स हैं वो हम मोस्टली रोटेशन में यूज करते हैं। और आगे के बहुत सारे चैप्टर जैसे कि एसएचएम की अगर मैं बात करता हूं या वेव की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर भी इनके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो ये चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस में। तो क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वेरिएशन बताइए। तो सबसे पहला गलत थॉट हमारे दिमाग में आता है, अच्छा इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v²/r कांस्टेंट है, इसका मतलब रेडियस भी कांस्टेंट होगा और हम रेडियस कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर देते हैं, ए ऑप्शन, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है बॉडी के पास। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिखा है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो बॉडी के पास है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगा तो रेडियस को चेंज होना पड़ेगा ताकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। ठीक, तो सबसे पहले अगर इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम किसी भी इंस्टेंट पर इसकी स्पीड लिख सकते हैं v = u + at। अगर इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a है तो हम किसी भी इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v = u + at लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बढ़िया बिंदास यूज कर सकते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है v²/r और ये भी कांस्टेंट है। लेट से इसकी वैल्यू कांस्टेंट जो है वो लेट से b है। हमें रेडियस का वेरिएशन टाइम के साथ चाहिए, तो v की वैल्यू को जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लिखूंगा u + at का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू b, v²/r इक्वल टू b। यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है u + at का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, मतलब कुल मिला के रेडियस का वेरिएशन t² के प्रोपोर्शन में आ जाएगा, कुछ kt² टाइप्स इक्वेशन बन जाएगी। और अगर kt² टाइप्स इक्वेशन बनेगी तो ग्राफ पैराबोलिक होगा, तो ग्राफ ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ। ये तब बनता है जब यहां -t² होता, -t² होता तो नीचे का ग्राफ बनेगा, +t² है इसलिए ऊपर का ग्राफ बनेगा, इसलिए आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी और रिलेट करना था कि क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v, मतलब यहां पर आपको जो दिखाया गया वो एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। ठीक है, लाइट इज थ्रोन फ्रॉम प्रोजेक्टर, यहां पर एक प्रोजेक्टर है जिससे पार्टिकल पर लाइट फेंकी गई, लाइट फेंकोगे तो यहां उसकी बन जाएगी शेडो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द शेडो ऑफ द पार्टिकल इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल, द वेलोसिटी ऑफ शेडो अप द वॉल, इस शेडो की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी? क्यों? क्योंकि जब ये पार्टिकल चलेगा तो ये शेडो भी चलेगी, मतलब जब ये पार्टिकल चलेगा, सॉरी मैंने गलत डायग्राम बना दिया, जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसकी शेडो भी इसके साथ ऊपर जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टर यहां लगा है, प्रोजेक्टर यहां लगा है तो थोड़ी देर बाद शेडो हमें यहां दिखेगी अगर पार्टिकल यहां है तो अगर पार्टिकल रोटेट करेगा तो उसकी शेडो भी चलेगी, और उसकी शेडो चलेगी तो हमसे उसी शेडो की वेलोसिटी पूछी जा रही है इस इंस्टेंट पर। ठीक है भाई, इस इंस्टेंट पर अगर मैं बात कहूं तो मैंने कहा मान लो शेडो की जो वेलोसिटी है वो v' है या v1 है। अब यहां से देखने पर एक्चुअली में चला क्यों? ये चला बिकॉज पार्टिकल रोटेट हुआ, पार्टिकल चला। तो अगर शेडो पार्टिकल की वजह से चली है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। अगर किसी एक की वजह से दूसरे चलता है तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि शैडो और पार्टिकल हमेशा एक ही लाइन में होंगे। अब हमेशा एक ही लाइन में होंगे तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी नहीं। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मैं दो पार्टिकल को देखता हूं, एक पार्टिकल यहां एक पार्टिकल यहां है, और दोनों पार्टिकल अगर हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी तो दूर वाले की ज्यादा होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें सेम करनी है, बस एंगुलर वेलोसिटी लिखना है और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी को सेम करना है।
अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करूं तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा ऑफ पार्टिकल इक्वल टू ओमेगा ऑफ शैडो। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो आ जाएगी v बाय आर से, बस आपको शैडो की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। शैडो की एंगुलर वेलोसिटी होती है v परपेंडिकुलर बाय आर। किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होती है v परपेंडिकुलर बाय आर। तो सबसे पहले मैंने ये डिस्टेंस डिफाइन किया, तो ये डिस्टेंस आएगा r, r मतलब x। अगर ये एंगल फाई है तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये एंगल भी फाई होगा, ये एंगल फाई तो ये 90 माइनस फाई, पी का यहां कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos 90 माइनस फाई, दैट इज v1 sin फाई, और v1 का यहां कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos फाई। तो v परपेंडिकुलर हमारा v1 cos फाई होगा, तो v1 cos फाई डिवाइडेड बाय r है डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहां कितना है x। अब इस x को भी अपन रख देते हैं। इस ट्राइंगल में अगर मैं बात कहूं तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, x का कंपोनेंट r आ जाएगा, तो x cos फाई इक्वल टू r, दैट इज x इक्वल टू r बाय cos फाई। मतलब यहां पर जो डिस्टेंस x आएगा वो हमें रखना पड़ेगा r बाय cos फाई। cos फाई ऊपर भाग जाएगा तो v बाय आर इक्वल टू v1 cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल हो गया, v1 की वैल्यू आ गई v अपॉन cos स्क्वायर फाई, दैट इज v sec स्क्वायर फाई। तो हमारी जो वेलोसिटी होगी v1 शैडो की वो v sec स्क्वायर फाई होगी, v sec स्क्वायर फाई, दैट इज ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर शुड बी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। Two particles A and B are separated by distance 2r are moving counterclockwise along the same circular path of radius r each with uniform speed। हमारे पास दो पार्टिकल हैं A और B, A और B, ये दोनों एक ही सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं और दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट स्पीड v, विद स्पीड v, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड। एट t इक्वल टू 0 इज गिवन अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। t इक्वल टू 0 पर इसको हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा दिया। ये जो a की वैल्यू है ये कांस्टेंट है भाई, देखने में ऐसा लगेगा शायद a वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि a v पर डिपेंड करता है। ये भी इनिशियल वाला v है, इनिशियल वाला, जनरल v नहीं है, क्योंकि यहां लिख दिया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो हमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलेगा तो अब क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलेगा तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी तो ये कभी ना कभी बी को ओवरटेक करेगा, बी को ओवरकम करेगा, ठीक है ना भाई। तो हमें वही टाइम बताना है कि कब ये भिड़ेंगे, एंगल कितना कवर कर लेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सब हमें पता करना है, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भी v से चल रहा है, ये भी v से चल रहा है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन होने की वजह से तेज भागेगा, वो धीरे धीरे भागेगा। तो मान लो ये A और B यहां कहीं भिड़ जाते हैं t टाइम के बाद। अगर ये t टाइम के बाद भिड़े तो B जो चलेगा, डिस्टेंस चलेगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू vt, क्योंकि B तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो डिस्टेंस हमारा vt हो जाएगा। और A जो डिस्टेंस चलेगा वो A डिस्टेंस चलेगा vt प्लस हाफ at स्क्वायर। अब B चला vt और A चला vt प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो अगर ये x चला तो ये हमारा पाई r प्लस x चलेगा, यानी A का डिस्टेंस पाई r ज्यादा होगा। तो अगर मैं लिखूं A का डिस्टेंस माइनस B का डिस्टेंस तो वो पाई r होना चाहिए। B कितना भी चल ले लेकिन A को पाई r ज्यादा चल के आना पड़ेगा, पाई r प्लस x, तो दोनों का डिफरेंस पाई r होना चाहिए। डिफरेंस आ रहा है हाफ at स्क्वायर का, तो हाफ at स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पाई r। यहां से टाइम आ जाएगा बिकॉज A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू 72 v स्क्वायर अपॉन 25 पाई r इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू पाई r। सॉल्व कर लेना, मुझे जो t की वैल्यू दिख रही है वो यहां से आ जाएगी 5 पाई r, अंडर रूट ले लेंगे तो 5 पाई r अपॉन ये 36 का आधा 6v। t की वैल्यू 5 पाई r बाय 6v, इतनी कितनी बोलिए 6 पाई r बाय 5v, उल्टा बोल दिया, आंसर गलत है, वेलोसिटी आ गई। दूसरा, हम उस इंस्टेंट पर ये कितनी एंगल चल लेगा वो एंगल बताइए, A कितना एंगल चल लेगा, तो A का पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो A का डिस्टेंस आएगा vt प्लस हाफ at स्क्वायर। vt की अगर मैं बात करता हूं तो vt की वैल्यू है 5 पाई r बाय 6 प्लस हाफ at स्क्वायर। A की वैल्यू हाफ at स्क्वायर, देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हाफ at स्क्वायर तो ऑलरेडी पता है पाई r, तो हाफ at स्क्वायर इज पाई r। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 11 पाई r बाय 6। इसने कितना बोला है? 11 पाई बाय 6। अच्छा, एंगल कवर्ड पूछा है, अपने तो डिस्टेंस निकाला है, आर्क लेंथ,
जो एंगल होगा वो L बाय आर, और L बाय आर करेंगे तो 11 पाई बाय 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि एंगल पूछा है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंगल इज डिस्टेंस अपॉन आर, आर्क लेंथ अपॉन आर, है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना थीटा इक्वल टू L बाय आर, तो ये L है, L बाय आर कर दोगे तो 11 पाई बाय 6 विल बी द एंगल। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, तो तुम एंगुलर वेलोसिटी निकालने के बजाय वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू v प्लस ए टी। ए की बात करें तो वो रहा 72 v स्क्वायर अपॉन 25 पाई आर, और t की वैल्यू है 5 पाई आर बाय 6v। v से v गया, पाई आर से पाई आर गया, 5 से 5 गया, 6 से ये 12 आ जाएगा, तो v प्लस 12v बाय 5 विच इज 17v बाय 5। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 17v बाय 5 आर होगी, इसने 11v बाय 5 आर बोली है, गलत है, 17v बाय 5 आर, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, तो आर और आ जाएगा नीचे। रेडियल एक्सेलरेशन, अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर। v स्क्वायर तुम्हारे सामने है, तो 289 v स्क्वायर बाय 289 ही होता है शायद, 289 v स्क्वायर बाय 25 आर। रेडियल एक्सेलरेशन ये आनी चाहिए 289 v स्क्वायर बाय 25 आर, अरे 5 आर लिखा है इसलिए गलत हो गया, तो शायद ये सिंगल करेक्ट है, आंसर बी ऑप्शन आंसर होगा, आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत ही सही, बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है, इसके ऊपर हम ब्लॉक रख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक रख रहे हैं m मास के। जैसे ही ये कन्वेयर बेल्ट घूमती है तो ये r रेडियस 2 के सर्कुलर मोशन पर घूमना शुरू करती है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां 1 दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे रोटेट करना शुरू होगी ग्रेविटी की वजह से फिसलना शुरू होगा, और हमसे क्वेश्चन में लिखा है 37 डिग्री पर जाकर ये जस्ट फिसलना शुरू करता है, इट्स जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप। ध्यान रखना, कांटेक्ट नहीं छोड़ा है, स्लिप होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम लग रहा होगा। उस इंस्टेंट पर फ्रिक्शन मैक्सिमम क्यों लग रहा होगा, क्योंकि जब बॉडी स्लिप करने की टेंडेंसी रखती है तो फ्रिक्शन उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम होता है। अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा, mg का सेंटर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 37, क्योंकि अल्फा 37 है, तो mg cos 37 आ जाएगा, mg का नीचे की तरफ आ जाएगा mg sin 37, और क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन म्यू एन लगेगा। अब सबसे बड़े बच्चे गलती क्या करते हैं, नॉर्मल को mg cos थीटा ले लेते हैं और mg cos थीटा लेकर शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं सर आंसर नहीं आ रहा। नॉर्मल यहां mg cos थीटा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम सेंटर की तरफ इक्वेशन लिखेंगे mg cos 37 माइनस नॉर्मल बराबर mv स्क्वायर बाय आर। मतलब हम सेंटर की तरफ इक्वेशन mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर लिखनी पड़ेगी, ना कि mg इक्वल टू n। ठीक, दूसरा, क्योंकि ये जस्ट स्लाइड होने वाला है या हो रहा है, तो mg sin 37 की वैल्यू जस्ट म्यू एन के बराबर होगी, मतलब फ्रिक्शन हमारे mg sin थीटा को बैलेंस जस्ट कर रहा होगा। वेलोसिटी अननोन है, तो इसका मतलब यहां से हमें n निकालना पड़ेगा। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में शायद 1 दी हुई है, म्यू की वैल्यू इज 1। म्यू की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू mg, ये क्या कॉस कहां से आ गया, नॉर्मल की वैल्यू mg sin 37 आ जाएगी, mg sin 37। तो नॉर्मल की वैल्यू अगर mg sin 37 है तो नॉर्मल की वैल्यू mg sin 37 यहां पटक दो, mg cos 37 विच इज 4/5 माइनस mg sin 37 विच इज 3/5 बराबर mv स्क्वायर बाय आर। 4mg/5 माइनस mg/5, तो mg/5 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहां पर रेडियस 2 दिया हुआ है। ठीक, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 20 डिवाइडेड बाय, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 4, तो v की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पार्ट का आंसर 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ए ऑप्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इज ए ऑप्शन, विच इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। आर वेक्टर इक्वल टू, हमें आर के पोजीशन वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस बी टी के कैप। ठीक, अब इसमें हमसे पहले और डी पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, 0 से पाई बाय ओमेगा, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर मैं t इक्वल टू 0 पर पोजीशन पता करूं तो t इक्वल टू 0 रख देते हैं, r cos 0 दैट इज a i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये आ जाएगी इनिशियल पोजीशन। t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा,
अगर मैं रखूं तो r यहां पर आ जाएगा, पाई बाय ओमेगा रखेंगे तो cos पाई इज -1, दैट इज माइनस ए आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस, या प्लस की बात करें तो b पाई बाय ओमेगा के कैप। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो b पाई बाय ओमेगा आ जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट करना, ऐड नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये भी आएगा, लेकिन यहां पर सिर्फ b पाई बाय ओमेगा लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। टाइम की बात करें, अगला टाइम है 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ए ऑप्शन में 2 पाई बाय ओमेगा पर पूछा है, तो 2 पाई बाय ओमेगा रखें तो यहां 2 पाई आ जाएगा और cos 2 पाई 1 होता है ए आई कैप, sin 2 पाई 0 होता है 0 जे कैप प्लस b इंटू 2 पाई बाय ओमेगा के कैप। तो अगर मैं इन दोनों की वजह से डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो ए आई कैप तो कट जाएगा, 0 जे कैप है ही नहीं, तो के कैप में डिस्प्लेसमेंट होगा b इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। ये कह रहा है b इंटू पाई बाय ओमेगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली में यहां पर b इंटू 2 पाई बाय ओमेगा ही था, ये शायद मिसप्रिंट हो चुका है, b इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, इसीलिए ए ऑप्शन आंसर होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर b पाई बाय ओमेगा तो आंसर नहीं होगा, और अगर b 2 पाई बाय ओमेगा ले लें तो आंसर होगा, तो आंसर इज ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ जाएगी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप विद माइनस साइन प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस बी के कैप। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस 0 के कैप। ये रही वेलोसिटी, ये रहा एक्सेलरेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वी स्क्वायर बाय ए, और ए परपेंडिकुलर, ऑलरेडी ए परपेंडिकुलर ही आ जाएगा, ये ए इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आएगा। तो हमारा सीधा सीधा काम है वी स्क्वायर बाय ए करने का, तो पहले वी निकाल लेते हैं। वी आएगा अंडर रूट ऑफ, ये आएगा ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा आ जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीधा सीधा आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा वी स्क्वायर बाय ए। वी स्क्वायर बाय ए मींस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा टाइम इंडिपेंडेंट आ रहा है, ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि ये किसी भी टाइम पे निकालो सेम ही आएगा, इसमें टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं आया, तो इसलिए कांस्टेंट आएगा। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन इंटरवल 0 to पाई बाय ओमेगा एंड 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय ओमेगा इज 3। तो आंसर ये गलत है, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन और ये टाइम ड्यूरेशन सेम है। 0 से 2 पाई बाय ओमेगा में वो पूरा एक चक्कर घूम लेगा। एक्चुअली में इसका मोशन अगर आप देखोगे तो हेलिकल आएगा, हेलिकल पाथ पर मूव करेगा। ठीक, हेलिकल मतलब जैसे आपका स्पाइरल होता है वैसे स्पाइरल हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। तो उसमें 0 से पाई बाय ओमेगा में जो डिस्टेंस चलेगा और 2 पाई बाय ओमेगा से 3 पाई बाय ओमेगा में जो डिस्टेंस चलेगा वो सेम आ जाएगा। वो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल कर चेक कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालेंगे अलग अलग टाइम पर तो वो सेम आ जाएगा। तो ये पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, डिस्टेंस भी सेम आएगा, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। 0 से पाई बाय ओमेगा और 2 पाई बाय ओमेगा से 3 पाई बाय ओमेगा डिस्टेंस सेम है। या फिर आप ऐसे देख लो, क्या स्पीड जो आ रही है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड जब आप देख रहे हो तो स्पीड तो कांस्टेंट आ रही है, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेगा। ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल सेम है, तो जब सेम डिस्टेंस चलेगा तो रेशो 3 कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन गलत है भाई। समझ में आ गया? आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्पीड सेम है। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इज ए बी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या, 2 पार्टिकल है, दोनों का मास m है और हॉरिजॉन्टल ट्यूब पर r रेडियस पर घूम रहे हैं, ट्यूब फिक्स है, कांस्टेंट स्पीड भी। ये सबसे बढ़िया बात है कि स्पीड इनकी कांस्टेंट है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, तो दोनों हमेशा आमने सामने रहेंगे, सेम एंगल कवर करेंगे। ठीक है भाई। द एंगल ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अरे यार एंगल ट्रेवल्ड पूछ लिया तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। क्यों? पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होती है v बाय r, कांस्टेंट स्पीड है तो v बाय r। तो ये जो एंगल कवर करेंगे वो करेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा 0 होने की वजह से जो ये एंगल कवर करेंगे वो ओमेगा टी, और ओमेगा को रख दीजिए v बाय r, vt बाय r। तो ये जो एंगल कवर करेंगे किसी t टाइम पर वो vt बाय r होगा। मतलब थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां होगा, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां होगा, दोनों का एंगल vt बाय r, vt बाय r होगा।
दोनों अलग अलग एंगल चलेंगे, वीटी बाय आर, वीटी बाय आर, मतलब वैसे अलग अलग, ठीक। अब अगला क्या पूछा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द लेफ्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द राइट पार्टिकल, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो अपन एक काम करते हैं, लेफ्ट पार्टिकल और राइट पार्टिकल पर फोर्स निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो पहले सी और डी पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले फोर्स ऑन लेफ्ट, लेफ्ट पार्टिकल की बात करूं, देखो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास एक ही एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो एटी जीरो है, सिर्फ एसी बचेगा, और एसी होता है सेंटर की तरफ, और अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी सेंटर की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा एट एन एंगल ऑफ थीटा। ए के दो कंपोनेंट होंगे, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो ए के मैं कंपोनेंट कर सकता हूं ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, और इसमें अगर मैं मास मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स आ जाएगा लेफ्ट वाले पार्टिकल, लेफ्ट वाले पार्टिकल पर फोर्स ये आ जाएगा, और ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर, तो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप। अच्छा, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ही ले लिया, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, बिल्कुल सही आंसर है। सिमिलरली जब आप राइट वाले पार्टिकल पर देखोगे तो उसकी एक्सेलरेशन इधर आएगी, ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव, मतलब उसके एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, तो माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, आई कैप भी नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दोनों को जोड़ दें तो ऊपर वाला आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा है, कट जाएगा, ये माइनस साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये भी माइनस साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जे कैप, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो एबीसीडी इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एबीसीडी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको एमवी स्क्वायर बाय आर समझना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉडल रॉकेट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड इज जॉइंड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज to a fixed point so that the rocket moves in a horizontal circular path of radius L। मतलब हमने क्या किया, ग्राउंड पर एक L लेंथ की रस्सी से रॉकेट बांध दिया ताकि वो रॉकेट जमीन पर ही घूमे, बस जमीन पर ही है ना, हवा में नहीं घुमाना, L लेंथ के रेडियस पर घूमे। The rocket engine provides a thrust F of constant magnitude along the rocket's direction of motion। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो रॉकेट का वो होता है मोटर होती है, वो रॉकेट पर F फोर्स लगा रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ग्रेविटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा काम जमीन पर हो रहा है। फोर्स लगाने की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह आने की वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द रॉकेट हैज अ मास m दैट डज नॉट चेंज अप्रिशिएबली, यानी रॉकेट का मास कांस्टेंट मानेंगे, लगभग सेम मानेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर रेस्ट स्टार्ट होने के बाद एट अ लेटर टाइम t1, किसी t1 टाइम पर द रॉकेट इज ट्रैवलिंग सो फास्ट दैट द स्ट्रिंग ब्रेक्स। रॉकेट इतना फास्ट चलने लग गया कि रस्सी टूट गई। अब यहां पर ये लिखा है द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ इट्स टेंशन एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ टी, मतलब रस्सी टूट जाएगी अगर टेंशन टी से ज्यादा हो गई। अब टेंशन टी से ज्यादा होगी क्यों, क्योंकि एटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसको सेंट्रीपिटल कराने वाला जो फोर्स है टेंशन, वो भी बढ़ता जाएगा। तो जब रस्सी में टेंशन टी हो जाएगा तब रस्सी ब्रेक हो जाएगी। तो मैंने कहा मान लो इसको यहां से यहां आने में t1 टाइम लग गया, जो कि क्वेश्चन में लिया है। t1 टाइम बाद इसकी स्पीड होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, से अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूं तो स्पीड होगी a इंटू t1। अगर ये उसकी स्पीड होगी उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर ये टूटने वाला है, उस इंस्टेंट पर रस्सी में टेंशन भी कैपिटल टी होगी, तो कैपिटल टी की बराबर होनी चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज एम बाय आर ऑफ वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर आ गया एफ स्क्वायर t1 स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। हमसे पहले पार्ट में शायद t1 की वैल्यू ही पूछी है, तो t1 की वैल्यू इज mlt बाय एफ स्क्वायर, तो mlt बाय एफ स्क्वायर देख लेते हैं। t1 को एक तरफ रखो, बाकी मसाले को एक तरफ ले जाओ, तो t1 स्क्वायर इक्वल टू ये रहा ml, ये रहा एफ स्क्वायर, तो mlt बाय एफ स्क्वायर की पावर 1/2। तो t की वैल्यू यहां से आ गई mlt बाय एफ स्क्वायर की पावर 1/2, तो mlt बाय एफ स्क्वायर की पावर 1/2, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। B, the magnitude of instantaneous net acceleration at t1/2। जब यहां पर टाइम t1/2 होगा तब नेट एक्सेलरेशन बताइए कितनी होगी। तो जब टाइम t1/2 होगा तब ये कहीं बीच में होगा, मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो ये बीच में कहीं पहुंचा होगा t1/2 टाइम पर।
अगर टाइम t1/2 है तो स्पीड हमारी v/2 हो जाएगी, जो भी इसकी स्पीड है वो v/2 हो जाएगी। अगर स्पीड v/2 है तो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल है वो v²/4 हो जाएगी, दैट इज वो 1/4 हो जाएगी, 1/4। अब इस पॉइंट पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन है t/m। अच्छा, आंसर t के टर्म में देना है क्या? हाँ, आंसर t के टर्म में देना है। तो अगर यहां पर एक्सेलरेशन t/m है तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा t/4m, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिस इंस्टेंट पर वो पूछ रहा है उस इंस्टेंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है t/4m, यानी इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर वो बात चल रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज t/4m। ये t/4m कैसे आया पता चला? टाइम आधा तो वेलोसिटी आधी, वेलोसिटी आधी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 1/4। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लास्ट इंस्टेंट पर था t/m, f/m, तो अब होगा t/4m। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अपना कांस्टेंट ही है f/m, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा √AT² प्लस AC²। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये मेरे को दिख रहा है t² प्लस 16f² अपॉन 16m² का अंडर रूट, t² प्लस 16f² अपॉन 16m² का अंडर रूट, तो t² प्लस 16f² की पावर हाफ अपॉन 4m, बिल्कुल सही आंसर है। 4m बाहर निकाल लिया इन्होंने, बाकी अंडर रूट में रहने दिया, तो दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस नेट एक्सेलरेशन एट t1/2 इज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, 4m और 2m का डिफरेंस है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा तो 4m नीचे आ गया, और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम ऑप्शन लिखे हैं, बस 2 का फर्क है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर इज ए एंड बी, मतलब इसके आंसर ए और बी, हमें बस 2 ही चेक करने हैं, 2 की बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास m इज कनेक्टेड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12.5। एक पार्टिकल था जो 12.5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ था यहां पर, फिर हमने इसको थोड़ा ऊपर ले जाकर इसको सर्कुलर मोशन कराया और ये 53 डिग्री बनाने लगा। अगर ये लेंथ 12.5 है तो 12.5 का ये कंपोनेंट 12.5 cos 53 दैट इज 3/5, 3/5 करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी 7.5 मीटर। इसकी अगर मैं बात करूं तो sin 53 मतलब 4/5 करोगे तो इसका रेडियस आ जाएगा 10 मीटर, मतलब 10 मीटर इसका रेडियस है। अगर ये लेंथ 7.5 मीटर है तो बची हुई हाइट अभी इसकी कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि टोटल 12.5 है। इसका मतलब वो पार्टिकल ग्राउंड से 5 मीटर पर नाच रहा है, नाच रहा है मतलब घूम रहा है ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर। अब हमने क्या किया, चलते हुए इसकी रस्सी काट दी। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर कितनी होगी, निकालना क्या है? अच्छा, टाइम ही निकालना है, कितने टाइम पर हिट करेगा। तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जब ये पार्टिकल चल रहा होगा, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब ये पार्टिकल चल रहा होगा बस ये समझ लीजिए जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी। यानी जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होने का मतलब इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी, मतलब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर अंदर होगी। अब मैंने क्या किया, इस रस्सी को काट दिया, काट दूंगा तो इसकी वेलोसिटी अभी भी अंदर होगी। अगर इसकी वेलोसिटी अभी भी अंदर होगी, लेकिन ये जो अंदर वाली वेलोसिटी है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा मान लीजिए पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। तो अगर इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम पीरियड बहुत ही आसान होता है, टाइम पीरियड होता है √2h/g। इसमें वेलोसिटी निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g आ जाता है अगर हाइट h से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये नॉर्मल काइनेमेटिक्स का बहुत ही फर्जी सा सवाल है। तो √2h/g इज √2 × 5/10 विच इज 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का आंसर यहां से 1 सेकेंड आएगा, जो कि देखते हैं बिल्कुल सही है या गलत है, मुझे भी नहीं पता। तो टाइम पीरियड का आंसर इज 1 सेकेंड। कितना आ रहा है भाई? ओ भाई साहब कहां गया? अरे टाइम पीरियड का आंसर यहां से देखिए 1 सेकेंड, 1। बहुत ही फर्जी सवाल, मतलब ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, वी भी नहीं निकालना, बस आपको हाइट निकालनी थी 5 मीटर, खत्म क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन इतना टफ होने के बावजूद क्वेश्चन आसान है। 9th क्वेश्चन, 3 पार्टिकल्स आर लोकेटेड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हो क्या रहा है, 3 पार्टिकल हैं जो एक कॉर्नर पर रिलेटेड है। ये आपने शायद रिलेटिव में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक पार्टिकल दूसरे को अप्रोच करता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे को अप्रोच करता है और तीसरा पहले को अप्रोच करता है, मतलब तीनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो बताइए कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट अपन रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं। तो वैसे ही कुछ यहां पर है, ये ए बी की तरफ जाता है, बी सी की तरफ जाता है और सी ए की तरफ जाता है, लेकिन ये इसी लाइन पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि जैसे भी थोड़ा सा ऊपर उठता है ए अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर लेता है।
तो इसका मतलब ए ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की, तो ए के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा। वो एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है कि इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताइए। तो जीरो मत बोलिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो इनिशियली तो स्ट्रेट लाइन पर है, जैसे मैं सामने देखूंगा मुझे सामने दिखेगा, लेकिन जैसे मैं चलना देखूंगा तो मुझे बी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और मुझे भी अगर ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो मुझे भी अपनी वेलोसिटी बी की डायरेक्शन में घुमानी पड़ेगी। तो इसके लिए मेरे पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन होनी चाहिए। ठीक, अब वो एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाए, उसके लिए 3 पार्टिकल ना लेकर के आप सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम ही ले लीजिए, ए और बी। ए बी की तरफ जा रहा है, बी ऊपर की तरफ जा रहा है 60 डिग्री पर। ठीक है भाई, अब मुझे अगर ए की एक्सेलरेशन निकालनी है तो सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि ए की वेलोसिटी में चेंज क्या आया। यहां पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल आएगा, जो कि डायरेक्शन चेंज की वजह से आएगा। डायरेक्शन चेंज क्यों होगी, क्योंकि बी जैसे ही ऊपर उठेगा ए को अपनी वेलोसिटी को चेंज करके ऊपर के डायरेक्शन में लाना होगा। तो इस डायरेक्शन चेंज की वजह से ए के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उस इंस्टेंट पर थोड़ा सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। मान लो अगर ये एंगल डी थीटा है, तो ए की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो डीवी बाय डी टी, दैट इज वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो पहले भी इधर है, अब भी इधर है, यानी वेलोसिटी डी थीटा एंगल रोटेट हुई है। अगर वेलोसिटी डी थीटा एंगल रोटेट हुई है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा 2v sin डी थीटा बाई 2। ये आपको वेक्टर में पढ़ाया जाता है कि अगर 2 वेक्टर थीटा एंगल पर हो तो उनका एडिशन होता है 2v cos थीटा बाई 2, और उनके बीच में अगर सब्ट्रैक्शन हो तो आंसर आता है 2v sin डी थीटा बाई 2। तो यहां v और v का सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि एक्सेलरेशन dv मतलब डेल्टा v मतलब चेंज, तो चेंज है 2v sin डी थीटा बाई 2 का, डिवाइडेड बाय टाइम dt। 2v sin डी थीटा बाई 2 आप वेक्टर से प्रूव कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से, माइनस 2ab cos थीटा को फिर साइन cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, साइन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और एंगल बहुत छोटा है क्योंकि हम इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, तो एक इंस्टेंट पे एंगल बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को नियरली थीटा लिख दिया, डी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डी टी, 2 से 2 गया तो ये बन गया v इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी बन गया ओमेगा। तो कुल मिला के हमारी एक्सेलरेशन आ गई v ओमेगा। बस अब हमें v और ओमेगा ढूंढना है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब ओमेगा कैसे ढूंढें, इस v के 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, v cos 60 v sin 60। इस पॉइंट के अबाउट देखूंगा तो सिर्फ v sin 60 की वजह से ओमेगा आएगा, तो ओमेगा की डेफिनेशन आ गई v sin 60 डिवाइडेड बाय a। बस आप वो वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर आ गया। तो a की वैल्यू v इंटू ओमेगा, और ओमेगा है v sin 60 डिवाइडेड बाय a। सबकी वैल्यू रख दो, आंसर खत्म। v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 और 2 4 इंटू रूट 3/2 sin 60 की वैल्यू अपॉन a डिस्टेंस कितना है रूट 3, रूट 3 से रूट 3 गया, 4 से 2 गया, तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए 2। मतलब ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहां पर नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट जनरली क्लास में कम पढ़ाए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, इस कारण से बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा सच खास कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन, वाई इज द वर्टिकल वायर एज शोन इन द डायग्राम। एक वाई वर्टिकल वायर है, और ये वायर वाई एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहे हैं। मतलब ऐसा सोचिए, एक पैराबोलिक वायर को, कुछ मतलब टेढ़ी वायर को हम ऐसे घुमा रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, कटोरी बनाते हुए घुमा रहे हैं। मतलब ऐसे टेढ़ा होगा ना, आधी कटोरी ले लो और उसको घुमाओ, तो एक कटोरी बनाते हुए हम इसे ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं। ठीक है भाई, अ पार्टिकल प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द वायर। अगर मैं इस एक पार्टिकल को इस वायर पर कहीं भी रख दूं, कहीं भी, ये स्टेशनरी रहता है विद रिस्पेक्ट टू वायर, मतलब ये फिसलता नहीं, गिरता नहीं है, कहीं भी नहीं जाता, ये उस वायर पर स्टेशनरी रहता है, मतलब उस वायर के साथ साथ घूमने लग जाता है। ठीक, तो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है नहीं भाई, ध्यान रखना, बिना फ्रिक्शन के साथ साथ घूम रहा है। तो बताइए इस वायर की इक्वेशन क्या होगी। तो मैं एक काम करता हूं, पार्टिकल को किसी जनरल पॉइंट पे रख देता हूं। मैंने कहा जनरल पॉइंट ले लेता हूं x, y। x, y का मतलब ये x हाइट y, ये x का मतलब ये x, यानी ये जो पार्टिकल है वो x रेडियस के सर्कल पर घूम रहा है। अगर ये x रेडियस के सर्कल पर घूम रहा है तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सबसे पहले इस पर नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी, बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर x, और अंदर की तरफ लगेगा नॉर्मल। ये मैंने कैसे कर दिया, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हुए काम कर रहा हूं,
बॉडी के फ्रेम में, वायर के फ्रेम में जाके काम कर रहा हूं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने लगा दिया। ठीक है भाई। अब आप चाहें तो ये रेस्ट पर है, यहां पर कहीं लिखा है कि वो स्टेशनरी है, रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू वायर, तो मैं वायर के फ्रेम में गया, बॉडी मुझे रेस्ट पर दिखनी चाहिए, रेस्ट का मतलब नेट फोर्स 0, तो आप कैसे भी नेट फोर्स 0 कर सकते हैं। अगर मैं यहां टेंजेंट खींच दूं, टेंजेंट, उस टेंजेंट का एंगल मान लो थीटा है, तो mg के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, mg का अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा को तो चलो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, लेकिन mg sin थीटा के साथ क्या होगा। सिमिलरली m ओमेगा स्क्वायर x के दो कंपोनेंट आएंगे, m ओमेगा स्क्वायर x sin थीटा, और इधर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा। तो एक्चुअली mg sin थीटा को ये बैलेंस कर रहा होगा हर इंस्टेंट पर, तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर x बाई जी। लेकिन हमें tan थीटा नहीं चाहिए, हमें तो वायर की इक्वेशन चाहिए। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसी इक्वेशंस क्यों लिखी हैं, क्योंकि मुझे पता था tan थीटा निकालना मेरे लिए जरूरी है। tan थीटा मेरे लिए निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि tan थीटा को आप मैथ्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो dy बाई dx, और फिर उस dy बाई dx से इक्वेशन निकाल सकते हो। मैथ्स में पढ़ाया जाता है हाउ टू डिराइव एनी इक्वेशन, हाउ टू डिराइव एनी लोकस। तो लोकस निकालने के लिए कभी ना कभी tan थीटा की जरूरत पड़ती है, और tan थीटा आता है dy बाई dx। ऐसे सवाल आपने फ्रिक्शन में भी देखे होंगे, फ्रिक्शन में भी जेईई मेंस में बहुत सारे सवाल हैं। पैराबोलिक वायर पे एक पार्टिकल रख दिया, वो गिर नहीं रहा, तो बताइए हाइट कितनी होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। वहां पे भी आपको बताया होगा टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, तो टेंजेंट को लिख दिया dy बाई dx। dy बाई dx से dy की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर x बाई जी dx, इंटीग्रेट कर लिया तो यहां से y की इक्वेशन आ गई ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g। मतलब वायर की जो इक्वेशन है वो है ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g, तो n की वैल्यू इज 2, तो n की वैल्यू इज 2, बिल्कुल सही जवाब। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर पर आते हैं। अ बीड इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ अ वेज, एक बीड है जो बॉटम पर है और वो 2v से जा रही है। वेज उस इंस्टेंट पर लेफ्ट जा रहा है v से, और उसकी एक्सेलेरेशन राइट में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द बीड, बीड का एक्सेलेरेशन बताइए। देखो ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं बात कहूं तो एक्सेलेरेशन नहीं निकाल पाऊंगा। ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलेरेशन क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन है ही नहीं। ग्राउंड फ्रेम में क्यों नहीं है, क्योंकि वो जिस कर्व्ड बॉडी पर रखी है एक्चुअली में वो भी चल रही है, वो भी चल रही है, तो उस वजह से उसका मोशन सर्कुलर नहीं। देखो अगर मेरा वेज रेस्ट पर रहता, अगर हमारा वेज रेस्ट पर रहता तो पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल पर चलता, लेकिन क्योंकि वेज भी चल रहा है तो वो एक्चुअली में ग्राउंड फ्रेम में सर्कुलर मोशन होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ये सर्कुलर है, लेकिन अगर मैं इसी को ही आगे चला दूं या पीछे चला दूं तो दिस इज नॉट सर्कुलर। मेरा हाथ भले ही सर्कल कर रहा है, लेकिन इसको अगर चला दिया तो ये अब सर्कुलर नहीं होगा, ये इलिप्टिकल टाइप का सा कुछ मोशन बनेगा, स्पाइरल टाइप का सा मोशन बनेगा, तो ये एटलीस्ट सर्कुलर तो नहीं है। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में देखूं तो वही तो हो रहा है, वो जिस सरफेस पर रखा है वो सरफेस आगे पीछे चल रही है, तो पार्टिकल उसके साथ आगे पीछे चलेगा, तो सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारा पहला टारगेट है इसके फ्रेम में जाना। हम जब वेज के फ्रेम में जाएंगे तो फायदा क्या है, वेज रेस्ट पर आ जाएगा, और वेज अगर रेस्ट पर आ गया तो वेज अगर रेस्ट पर है फिर तो सर्कुलर मोशन हो ही जाएगा, क्योंकि अगर सरफेस रुक गई फिर तो पार्टिकल ही सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन वेज को रेस्ट पर लाएंगे तो वेज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ेंगे, तो वेज की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी 3v हो जाएगी और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ a हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये a वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह काम करेगी, जो कि स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन चाहिए। तो पार्टिकल के पास एक तो a आ गया, दूसरा ये सर्कुलर मोशन कर रहा है r रेडियस का, तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय r। लेकिन v 3v है तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा 9v स्क्वायर बाय r। अब एक दिक्कत है, वो ये जो एक्सेलरेशन मैंने निकाली है तो वेज के फ्रेम में निकाली है। देखो हमें वेज के फ्रेम में जाना जरूरी था, क्योंकि वेज के फ्रेम में सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, लेकिन हमें एक्सेलरेशन वेज के फ्रेम में नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड फ्रेम में चाहिए। वेज के फ्रेम में तो इसके पास दो एक्सेलरेशन है, क्या मैं दोनों एक्सेलरेशन लूंगा? तो नहीं, हमें वेज के फ्रेम से वापस बाहर आना पड़ेगा। वेज के फ्रेम से वापस बाहर आएंगे तो इस पार्टिकल के पास एक तो एक्सेलरेशन है 9v स्क्वायर बाय r, एक a। वेज के फ्रेम से बाहर आएंगे तो वेज की एक्सेलरेशन
एज इट इज जोड़ेंगे। फ्रेम में जाते हैं तो उल्टा करके जोड़ते हैं, फ्रेम से बाहर आते हैं तो एज इट इज जोड़ते हैं। तो एज इट इज जोड़ेंगे तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पार्टिकल की कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो सिर्फ वर्टिकल में होनी चाहिए, और वो भी सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r नहीं होगा। हम गलती बस ये कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिलेटिव में देखना पड़ेगा, सरफेस को रोक के देखना पड़ेगा कि अब सर्कुलर है या नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में v स्क्वायर बाय r नहीं लग सकता, तो इसलिए हमने वेज के फ्रेम में जाके 9v स्क्वायर बाय r निकाला, फिर उसके फ्रेम से बाहर आ गए, तो इसकी नेट एक्सेलरेशन इज 9v स्क्वायर बाय r। तो 9 इंटू v स्क्वायर इज ऑल्सो 9 डिवाइडेड बाय r इज ऑल्सो 9, तो आंसर इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का आंसर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, विच इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये बढ़िया मजे आए होंगे सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने में, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन देखकर बहुत ही अच्छे लगे। मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कहूं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन नए नए कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बैंक बेस्ड था, जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट आपके यूज हो रहे थे, बहुत नए, बहुत ही मतलब ये मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहे थे। तो इसी के साथ सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन बैंक समाप्त होता है। ऐसी और भी क्वेश्चन बैंक मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी और क्वेश्चन बैंक में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। लेट्स क्रैक इट।